In this episode of It On Talks, we have Dybexy founder लोकेंद्र तोमर। मुझे लगता था सिर्फ ड्रग से ही सब ठीक होता है, वही तो खाने पीने से ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये शार्क टैंक पे आए उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने शार्क्स को मना कर दिया कि नहीं, हमें फंडिंग नहीं चाहिए। मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अब तक इट ऑन टॉक्स पे आए इन फाउंडर की स्टोरी सबसे अलग है। जहां तक बहुत लोगों का मानना होता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, ये कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है डाइट चेंज करके। ही हैज अ बिगेस्ट यूट्यूब चैनल जो बात करता है डायबिटीज के बारे में। टेक्निक है, आप ये फॉलो करो। ही लॉस्ट 21 kg इन 3 months। और इस पॉडकास्ट में इन्होंने मेरे को भी डरा दिया। इन्होंने बताया कि जो आटा हम लोग खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हमें उससे भी डायबिटीज हो सकती है। तो ये बना क्या रहे हैं? ये बना रहे हैं ऐसा खाना जिसको खा के आपको डायबिटीज नहीं होगी और वो आपके डेली यूज में आता है। आटा, चावल, आपके स्नैक्स हो गए, आपके बिस्किट्स हो गए, आपकी कुकीज़ हो गई। और इनके प्रोडक्ट मैंने लाइव पॉडकास्ट में चलते हुए टेस्ट करे हैं। दैट्स वेरी गुड। ये अमेजोन के बेस्ट सेलर है। मैं फार्मासिस्ट था, अब डाइटिशियन बन गया। अरे तो इंसुलिन की कमी नहीं, तो ये क्या लोचा हो रहा है भाई। ये तो हुई शार्क टैंक और डायबिक्सी की बातें। बट लोकेंद्र तोमर सर, ही हिमसेल्फ इज़ अ मोटिवेशन। ये छत्तीसगढ़ का एक छोटा लड़का जिसके पापा आदिवासियों को खेती बाड़ी सिखाते थे और ये दिल्ली आते थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ देखते थे, वहाँ से इनको कुछ करने की चाह उठी और आगे बढ़ते बढ़ते मेहनत करते करते इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। मैं यूजुअली कहता हूँ कि ये एपिसोड किसी एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा है, ये एपिसोड किसी हाउसवाइफ के लिए अच्छा है, ये एपिसोड किसी कॉलेज गोइंग के लिए अच्छा है, बट दिस एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियंस। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड। अपने कमेंट्स में हमें बताना कि आपने क्या सीखा इनसे, कैसा रहा ये एपिसोड। एंजॉय इट ऑन टॉक्स विद डायबिक्सी फाउंडर लोकेंद्र तोमर सर। एंजॉय योरसेल्फ। हाय लोकेंद्र तोमर सर, वेलकम टू इट ऑन टॉक्स। और ये शार्क टैंक सीरीज़ का हम 4th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, सीज़न 2 का स्पेशली। तो मैंने आपका एपिसोड देखा, मेरे को लगा कि एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग ब्रेन है शार्क्स के सामने जो कि अच्छे से एक एक बात प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमने सीज़न 1 में भी बहुत सारे लोगों के साथ एपिसोड करे हैं और उन लोगों का भी ये पर्सपेक्टिव है। और आई फील कि उन लोगों की जो ब्रांड स्टोरी है जो यहाँ पे आके हमारे को 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में बताते हैं वो बहुत अलग होती है, और जो एपिसोड पे बाहर आता है वो बहुत अलग होता है। बट आपका एपिसोड मेरे को होलसम लगा कि जो आपका पर्सपेक्टिव था, जो आप चाहते थे आपके ब्रांड के लिए, वो बाहर आए, वो आया। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शार्क टैंक? वेलकम टू इट ऑन टॉक्स। और जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी मेरे को और ऑडियंस को अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो। थैंक यू वरुण फॉर कॉलिंग मी। आई एम सो एक्साइटेड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। नाम मेरा लोकेंद्र तोमर है, जैसा कि वरुण ने बताया आपको अभी। मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। मैं डाइट के बारे में लोगों को बताता हूँ कि वो कैसा खाना खाएं कि वो अपनी जो बीमारियाँ हैं उसको ठीक कर सकें। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं एजुकेट करना चाहता हूँ। और कुछ प्रोडक्ट भी बनाता हूँ वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए। हम क्लिनिक भी रन करते हैं जहाँ पे हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट, वेट लॉस, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो हेल्थ के लिए जो भी करना हो, मैं उसी सेगमेंट में काम करता हूँ। ये मेरा पैशन है, हेल्थ। ओके, तो हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको इंडिया को हेल्दी बनाना बेसिकली। यस, क्योंकि आप ये समझिए एक छोटी सी बात कि इंडिया में अभी लेटेस्ट स्टैट्स कुछ ऐसा है कि हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए हैं, 140 करोड़ के आसपास हैं। आप ये समझ लीजिए कि मान लो 100 करोड़ ऐसे आदमी होंगे जो काम करते होंगे, और 100 करोड़ आदमी अगर मिल के कुछ ठान लें तो क्या है दुनिया में जो अचीव नहीं कर सकते हम। अगर 100 करोड़ हेल्दी आदमी कुछ भी करें, एनीथिंग, मतलब कुछ भी अचीव हो सकता है। हिटलर ने भी अपने जितने हेल्दी लोग थे उनको रखा था कि मैं बाकी हटाऊंगा। तो मतलब हम हिटलर वाली साइकोलॉजी नहीं है हमारी, बट हाँ वो है कि हेल्दी लोग बेटर फ्यूचर। हाँ, मतलब देखिए हिटलर से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब हिटलर ने लोगों को वॉर के लिए मोटिवेट किया। वॉर इज़ नॉट ए गुड थिंग, लेकिन फिर भी इतने लोगों को कन्विंस करना कि पूरा कंट्री वॉर में जाने को तैयार हो जाए, मतलब दैट कन्विंसिंग पावर वाज ग्रेट। पर्सनली उससे सीखने के लिए, समझने के लिए कि दिमाग कैसे चलाया उसने, वो बहुत सारी चीज़ें। बट मूविंग ऑन टू हिटलर, आपका एपिसोड है, आपके बारे में बात करेंगे। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ शार्क टैंक? कैसा था सब कुछ 3-4 दिन जब भी आप कर रहे थे, एंड वो सब कैसा था? एंड जो मैंने बात बोली वो सही है? आप अपने एपिसोड से पूरे सेटिस्फाइड हो कि हाँ मेरी ब्रांड की जो स्टोरी थी वो सही गई, या व्हाट्स दैट? हाँ बिल्कुल भाई, शार्क टैंक ना एक नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। अब हमें दिल्ली वाले दिल्ली में रहते हैं और हमने सुना था कि मुंबई में फिल्मों की शूटिंग होती है, ये होती है। तो वहाँ पे यशराज स्टूडियो में इनकी शूटिंग चल रही थी सोनी टीवी की, और पास में ही इनकी कौन बनेगा करोड़पति की भी शूटिंग चल रही थी वहाँ पे।
तो पहली बार हमने देखा कि फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, क्या माहौल होता है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरीके का हार्डवर्क वो लोग करते हैं, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा होता है, तो वो जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे ये शूटिंग देखने का कि कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा था। फिर जब हम उनकी टीम से मिले, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, बहुत यंग लड़के लड़कियाँ काम कर रहे थे पूरे क्रू में। मेरे ख्याल से 150-200 आदमी थे जो सोनी टीवी की तरफ से वहाँ पे काम कर रहे थे। एंड दे वर सो नाइस, एवरीबडी वाज सो नाइस। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, दे वर एक्सप्लेनिंग टू यू कि क्या इशू है, वो सारी चीज़ें। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कैमरा देखा, कैसे टेक्निक लोग काम करते हैं, सो एवरीथिंग, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक। परफेक्ट। आपकी बिजनेस सेंस अच्छी है जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, एंड काम भी आप अच्छा कर रहे हो सोसाइटी के लिए भी, तो वो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आई लाइक दैट। एंड ठीक है, तो शार्क टैंक से मूविंग ऑन, आपका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस अच्छा था, एपिसोड आपको बिल्कुल होलसम लगा कि आपको जो चाहिए था वो स्टोरी बाहर आई। आप फंडिंग के लिए गए थे या आप मार्केटिंग करने गए थे? जो सवाल आपसे शार्क ने भी पूछा। हाँ, देखिए, फंडिंग की ऐसी कुछ खास रिक्वायरमेंट हमें नहीं थी। वी आर डूइंग गुड विद बिजनेस एंड वी आर बूटस्ट्रैप टिल नाउ। जब ना मेरे फादर रिटायर हुए, तो मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद जो प्रोविडेंट फंड उनका इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा हुआ था कुछ, और उसमें से उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया था बिजनेस शुरू करने के लिए। और उस 1 लाख रुपए के अलावा मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो ये हमारे इंस्टिंक्ट में नहीं है कि हम पैसे लें, हम खुद बिल्ड करना चाहते हैं। और मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब मुझे ऐसे लोगों का चाहिए कि जो बिलीव करते हो, जो मेरा मिशन है, हार्ट एंड सोल डाल के हैं उस चीज़ में। यस, जो बिलीव करते हैं कि हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाना है, जो इस मिशन में बिलीव करते हैं, वो मेरे साथ आ जाएं। पैसे वैसे का वैल्यूएशन वो नेक्स्ट स्टेज पे देखा जा सकता है ना। और मेरा कॉन्सेप्ट जो था कि मैं कैसे टीवी पे जाके प्रेजेंट करूं, तो मैं ये मिशन लोगों को दिखाना चाहता था। मैं ये दिखाना चाहता था कि डायबिटीज़ रिवर्सेबल है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। सो आई थिंक जो ये मतलब ब्रांड के बारे में बताना और वो ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करना कि जो थोड़ी सी साइंटिफिक थी, सिंपल टर्म्स में, आई थिंक दैट आई वांटेड टू शेयर विद द ऑडियंस, एंड आई थिंक इट वाज डन वेल विद द हेल्प ऑफ सोनी टीवी। दैट वाज परफेक्ट, कूल। तो व्हाई डायबिटीज़, इसी लाइन में आप क्यों गए? आई थिंक दिस इज़ डिवाइन। मतलब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई थिंक ये भगवान, मैं बिलीव करता हूँ भगवान में, और मुझे लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान ने हमें उसके लिए डिज़ाइन किया है। जैसे कि मैं जब 11th-12th में पढ़ रहा था, तो ये माइंड में था कि डॉक्टर बनेंगे, और मैं तैयारी की, मैंने 2-3 साल तैयारी की इनफैक्ट, और मैं फेल हो गया। मैं एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया। हाई फाई, मैं भी फेल हुआ था 10th में, मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट थी। तो उसके बाद में एक सेटबैक आता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं एंट्रेंस में फेल हो गए, तो यू कांट डू मच इन लाइफ। तो फिर मुझे लगा कि अब क्या करें नेक्स्ट। तो मैं थोड़ा बचपन से बिजनेस माइंडेड था कि मैं बिजनेस करना चाहता था। फैमिली नहीं है? हाँ, फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि यूजुअली मेरे को ये चीज़ सेंस नहीं बनाती कि लोग कहते हैं अच्छा तेरे पापा बिजनेस कर रहे थे तो तू बिजनेस में जा रहा है, तो तू कर रहा है। बट आई फील कि उससे लेना देना ही नहीं है। आई फील कि मेरे को बचपन से बिजनेस करना था, इसलिए नहीं कि पापा कर रहे हैं, या इसलिए कि मैं घर में बिजनेस होते देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी सेंस ही वो थी, मेरे को समझ बिजनेस ही आता था। और आई फील कि मैं जॉब के लिए हुई नहीं। मैं भी गलत सोच रहा हूँ, क्या पता कहीं पे जाके जॉब करूँ तो अच्छा करूँ, बट आई फील कि मेरे को बिल्ड करनी है चीज़ें, और वो इवेंचुअली अब तक तो अच्छी हो रही है, तो आई एम सैटिस्फाइड। हाँ, नहीं देखिए, पर्सनैलिटीज़ होती हैं अलग अलग टाइप की, तो हर पर्सनैलिटी हर काम नहीं कर सकता। हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो हम जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और हमारी कम्युनिटी में सब खेती करते हैं। और जब नौकरी करने की बारी आती है, तो दिल्ली पुलिस और फौज यही 2 चीज़ें समझ में आती है। आदमी को ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस की नौकरी मिल जाए तो वो मज़ा आ गया भाई, जिंदगी हाँ सही हो गई, वो मोदी से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, आदमी कांस्टेबल बन गया। तो ऐसी सोच रखते हैं मतलब हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि खेती वाली कम्युनिटी से आते हैं। मेरे फादर ने BSc AG किया, और उनको गवर्नमेंट में जॉब मिली, और उनका जॉब प्रोफाइल था कि आदिवासी जो हैं उन लोगों को खेती करना सिखाना, मॉडर्न टेक्निक्स उनको खेती की सिखाना। तो जिस एरिया में जंगलों में मैं
आदिवासियों के साथ रहता था, वहीं पढ़ता था, स्कूल में चटाई बिछा के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी थी, वहाँ मारवाड़ी कम्युनिटी थी। तो मारवाड़ी कम्युनिटी क्या करते थे कि जंगल का जो भी प्रोडक्ट होता था उसको खरीदते थे और आगे बेच देते थे। एंड दे वर रिच एंड दे वर रिसोर्सफुल। तो उनके घर में गाड़ियाँ होती थी, उनके पास टीवी होता था, हम रामायण देखने जाते थे उनके घर कि उनके घर टीवी था, उनके पास बड़ी दुकानें होती थी, उनके बच्चे लेदर की जैकेट पहनते थे, शूज़ पहनते थे, है ना, हम हाफ पैंट पहनते थे। तो ये जो मैंने देखा कि प्रॉस्पेरिटी लाइज विद बिजनेस। तो समहाउ बचपन में ये समझ में आया कि इफ़ यू वांट टू बी प्रॉस्पेरस, बिजनेस इज द थिंग। मेरे को भी बचपन में यही था कि मैं देखता था सराउंडिंग में कि भाई क्रेजी बिल्ड कर रहे हैं और ये जॉब से नहीं होगा। हाँ, और फिर जैसे मैं आदिवासियों में, अब जंगल में रहता था आदिवासियों के साथ में, और मैं फिर अपने गांव आता था। मेरा डिस्ट्रिक्ट में इधर गांव पड़ता था। तो अब हम दिल्ली से होके गुजरते थे, तो दिल्ली वॉज द मॉडर्न सिटी। मतलब लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ होती थी और रात को सड़कों में लाइट जल रही होती थी। अच्छा, सड़कें क्लीन होती हैं, मतलब वहाँ आदिवासियों तो सड़कें ही नहीं होती थी, मतलब जिधर से चलने लगो वही सड़क हो गई। तो ये जब मैंने प्रॉस्पेरिटी डिफरेंस देखा तो मैंने सोचा कि अगर लाइफ में ऐसी जगह रहना पॉसिबल है, अपनी गाड़ी होना पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट अचीव दैट। करेक्ट। तो वो बचपन से एक आया कि बिजनेस करना है, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है और ऐसी जगह रहना है, ये दिल्ली टाइप की जगह की जहाँ पे मतलब प्रॉस्पेरिटी दिखती है। और फिर वहाँ से एक मोटिवेशन था कुछ करने का। सो आई थिंक वो कैरी कर रहा था। और जब मैं मेडिकल एंट्रेंस में फेल हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं डर रहा था उस चीज़ से, क्योंकि मुझे लग रहा था अच्छा इधर से नहीं हुआ, कुछ और बिजनेस कर लेंगे, कॉन्फिडेंस। हाँ, कि कुछ और बिजनेस कर लेंगे। हाँ। तो अब नई नई चीज़ें आने लगती हैं माइंड में कि ये कर लो वो कर लो, है ना। तो धीरे धीरे जब बढ़ने लगे, एक टाइम पे तो मैं फोटोग्राफर भी बनना चाह रहा था। that's हर बच्चे की कहानी। ओके, तो आपने बताया कि आपने घर से 1 लाख रुपए लिए थे पापा से, और वो लास्ट था जब आपने किसी से भी पैसे लिए। तो आई वांट टू नो कि बिजनेस में फेलियर बहुत आते हैं जी, जो कि अर्ली स्टेज पे बहुत ज़्यादा ही आते हैं। हाँ। तो हाउ वाज दैट? आपने वो 1 लाख रुपए का क्या किया जो आज आपके पास करोड़ों हैं? और आपने उन 1 लाख रुपए को कैसे किया? वहाँ पे क्या चैलेंजेस आए? एक बार अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी बताओ हमें। जी। तो जैसे जब मैं बेंगलोर में पढ़ता था वहाँ पे, और फिर मैंने 3 साल वहाँ जॉब किया, फिर मैं यहाँ पे आ गया दिल्ली, और दिल्ली आके मैंने शादी की। सो पर्पज़ ये था कि जिससे भी मैं शादी करूँ वो वर्किंग हो, ताकि मैं इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकूँ। तो माय वाइफ इज़ ए लॉयर एंड CS LLB शी इज़, सो शी वाज वर्किंग, और मैंने जॉब छोड़ के काम करना शुरू कर दिया। और जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरी सैलरी थी 7,000 रुपये। जब मैंने जॉब शुरू की तो मेरी सैलरी थी 4,000 रुपये। तो वहाँ पे अब मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया। जो ये कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा साल? ये अप्रॉक्सीमेटली 2005 में मैंने शुरू किया था। करेक्ट। तो उस टाइम 7,000 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने बनाया फीटल वेट गेन के लिए, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए। तो एक प्रोटीन पाउडर था। तो वो प्रोटीन पाउडर ऐसा था, वो काफ़ी टेस्टी था, और उसको दूध में मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। कई प्रेग्नेंट लेडी नहीं चाहती थी दूध पीना, तो ऐसे खा भी सकते थे चम्मच से, जैसे हम बचपन में बॉर्नविटा खाते थे। हाँ, ऐसे। तो वो उस टाइप का प्रोडक्ट था जो वो खा सकते थे। तो वो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो जैसे ही मैंने लॉन्च किया, पहले महीने सेल थी मेरी 15,000, अगले महीने थी 30,000, तीसरे महीने थी 50,000। हाउ आप सेल्स कैसे कर रहे थे उस टाइम पे? क्योंकि मैं वो टाइम इमेजिन कर रहा हूँ जब मैं छोटा सा था, और मेरे को पता है कि लोग घर घर आ जाते थे अपने प्रोडक्ट बेचने। हाँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं। हाँ, तो कैसे मार्केट कैसे कर रहे थे? मैं हॉस्पिटल्स में मार्केट करता था। मैं गायनेकोलॉजिस्ट B2B चल रहा था। हाँ, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करता था। गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को बताती थी, क्योंकि ये जो मार्केटिंग की टेक्निक है ये मैंने सन फार्मा में सीखी। वहाँ पे मैं दवाइयाँ बेचता था। सेल्स गाय थे, सेल्समैन था मैं वहाँ पे। तो मैं डॉक्टर्स के पास में जाता था, कंपनी के प्रोडक्ट बताता था, वो प्रिस्क्राइब करते थे, केमिस्ट के पास बिक जाता था। दिस इज हाउ द चेन वाज। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने इस प्रोडक्ट के लिए किया। तो 6 महीने में सेल जो 1 लाख रुपए हो गई। अच्छा, ये समस्या क्या होती है नए नए बिजनेसमैन के साथ में, कि उसको सेल प्रॉफिट दिखाई देता है। हाँ, ये मेरे साथ यॉर्क स्टोर में बहुत हुआ, बहुत। तो बोले 1 लाख की सेल हो गई, चले 1 लाख कमा लिया। हाँ, 1 लाख आ गया अपने पास। तो वैसा मुझे लगा, और मुझे लगा कि अगर मैं इस स्पीड से बढ़ने लगा तो थोड़े दिन में हम मानी पीछे रह जाएगा।
तो अब मैं जिस कंपनी से आया था दैट वाज द बिगेस्ट कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे एरिया मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है, ऐसे बड़े बड़े मैनेजर होते हैं। हाँ। तो अब मैं भी बड़ा आदमी हो गया हूँ हाँ। तो भाई मैनेजर रख लेता हूँ। हाँ, तो 15,000 है मेरे मैं तो मैंने 8-10 आदमी और रख लिए। ओके, पहले महीने में ही। हाँ, रख दिया वैसा सब। तो मैंने सोचा कि मैं इतना बेच रहा हूँ, 15 बेचेंगे तो 15 गुना बेचेंगे, है ना। ये थॉट प्रोसेस थी कि भाई एक काम करो, लखनऊ चले जाओ, एक कानपुर चले जाओ, एक मेरठ चले जाओ, आगरा चले जाओ, सब जगह आदमी लगा दिए। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा लगा भाई ये सब कर देंगे काम। तो अब समस्या क्या हुई कि आदमी तो हो गए 20 खाने वाले और सेल रह गई वही 2 लाख रुपए। तो दैट वाज डिमोटिवेटिंग एक्चुअली। और तब मुझे ऐसा समझ में आया कि बिजनेस इज़ नॉट ईजी। और मैं थोड़ा डिप्रेशन साइड में चला गया। और मुझे लगा कि आई एम नॉट फॉर बिजनेस, क्योंकि अब क्या होता था, क्रंच आने लगा। भाई पैसे नहीं है और यू आर मैरिड एंड यू डोंट अर्न मनी। मतलब दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। इवन तो ठीक है वाइफ कमा रही है, घर में खर्चा वर्चा चल रहा है, बट एज ए मैन यू डोंट फील दैट कि यार अच्छा मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। और मुझे लगने लगा कि छोड़ देता हूँ, नौकरी कर लेता हूँ कोई, एटलीस्ट महीने में तनख्वाह तो आती है ना। तो हाँ, दैट वाज वेरी डिप्रेसिव फेज एक्चुअली। बट फिर मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के और उनसे मैं मिला, वो अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो मैंने कहा भैया मुझे कोई जॉब दिलवा दो, ये बिज़नेस नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं इसमें। तो ही रियली मोटिवेटेड मी ऑन दैट डे आई थिंक। उसने कहा यार तू मेहनती आदमी है, पढ़ने लिखने में ठीक है, ये रफ टाइम है, तू लगा रहे, तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा क्योंकि तू मेहनती आदमी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार देख लेता हूँ। तो मैंने काम करना शुरू किया, जो लोग थे टीम हटा दी, फिर वो बैक टू स्टेप 1 कि मैं अकेला काम कर लेता हूँ, 1-2 आदमी बस हेल्प के लिए रख लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या थोड़े पैसे बच जाते थे। तो मैं उसी स्टेज पे आ गया। लेकिन जो ड्रीम था आंखों में कि वो कुछ बड़ी कंपनी बनाने का, वो मुझे लग रहा था वो अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये अगर मैं ऐसे करता हूँ खर्चा पानी तो ठीक है, कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा। तो अब क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। आई वॉज रीडिंग अ लॉट, मतलब मैं काफ़ी, हाँ आई वॉज रीडिंग टू लर्न टू फाइंड आउट समथिंग। क्या पढ़ रहे थे आप उस टाइम पे? एनीथिंग विच कम्स ऑन माई एंड मोस्टली ऑन द मैनेजमेंट, क्योंकि हमें लगता था हम साइंस स्टूडेंट हैं। आई वॉज गुड विद केमिस्ट्री, आई वॉज टॉपर ऑफ माई कॉलेज। तो मुझे लगता था साइंस वाइंस तो बहुत आती है, ये आर्ट और कॉमर्स नहीं आता। तो मेरे को ये फोमो होता है कि मेरे को साइंस नहीं आता। तो मैं मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे बड़ी कंपनी बनती हैं, कैसे लोग बड़ी कंपनी बनाते हैं, फाइनेंस क्या होता है, रिच पीपल कैसे बिहेव करते हैं, ऑल दोज थिंग्स, मोटिवेशनल थिंग्स। सो आई वॉज रीडिंग। तो वहाँ पे अब उसी टाइम पे, उसी दौरान बेटी पैदा हुई घर में, एंड माई वाइफ वॉन्टेड टू लूज वेट पोस्ट प्रेगनेंसी। तो उन्होंने कहा इतना पढ़ते रहते हो तो कुछ एक काम करो, हमें वेट लॉस का ही बता दो। तो कुछ वेट लॉस का ही पढ़ लो, घर वाले ऐसे होते हैं। तो मैंने कहा है इसमें तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा खाने से बढ़ जाता है, कम खाने से घट जाता है, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा है। तो कम खाना शुरू करो, घट जाएगा। एंड अब क्या होता है कि जब वज़न घटाना हो तो नए जूते खरीद के लाए दौड़ने के लिए सुबह। तो पार्क में जाते सुबह, है ना, बट कुछ नहीं, वेट घट रहा था। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द हेल्थ एक्चुअली, अबाउट द वेट लॉस। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज कमिंग फ्रॉम दैट फार्मास्यूटिकल माइंड, जहाँ पे ये कॉलेज में सिखाया गया था कि हर बीमारी के लिए कोई दवाई है और बीमारियाँ सिर्फ दवाई से ठीक होती हैं, और वही मेरा भी माइंड सेट था। मैं नहीं बिलीव करता था कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ये कुछ होता है। नाउ यू डू? यस। तो मुझे लगता था सिर्फ ड्रग से ही सब ठीक होता है। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज वी डोंट नीड ड्रग्स एक्चुअली। वही तो खाने पीने से ही बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मतलब ड्रग्स तो बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आदमी की, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब, हाँ बिल्कुल है, मतलब ज़रूरत ही नहीं होती एक्चुअली। अगर आप पहले समझ जाओ तो ड्रग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। यू नीड वेरी वेरी मिनिमम ड्रग। और वो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से जब मैं आया तो मैंने क्या किया, फूड और फार्मा का कॉन्सेप्ट मिक्स किया, एंड आई क्रिएटेड अ न्यू थिंग,
फूड एंड फार्मा माइंड मिक्स करके। एंड मैंने एक वेट लॉस का प्रोग्राम बनाया और अपनी वाइफ को दिया। शी लॉस्ट अराउंड 4 kg इन ए मंथ। सो मुझे लगा इट वर्क्स, हाँ हाँ काम करता है। तो फिर और भी कुछ जान पहचान के जो लोग थे, तो उन लोगों से उन लोगों को ही मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की, ऐसे ही फ्री में लोगों को बताया, ज्ञान दिया, ये खाओ उससे ठीक हो जाए। दे स्टार्टेड गेटिंग बेटर। तो मैंने अपनी डाइट चेंज की, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। तो मुझे लगा दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स। तो मैंने एक वेट लॉस का एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। अब बिजनेस में तो था ही, तो एक कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन के लिए सोचा चलो यार वेट लॉस के पैकेज बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो एक हॉस्पिटल था दिल्ली में, वो उनका मतलब एक नर्सिंग होम टाइप का था कि जो अंकल जी थे वो उनकी केमिस्ट थी, उनकी भाभी गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनके भाई ऑर्थोपेडिशियन थे। तो अपना घर का नर्सिंग होम था, वो मैनेज कर रहे थे। तो उनका वेट बढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा अंकल जी मेरे पास एक टेक्निक है हाँ, और क्योंकि मैं उनकी दुकान पे गायनेकोलॉजिस्ट थी तो मेरे प्रोडक्ट बिक ही रहे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा मेरे पास टेक्निक है, आप ये फॉलो करो। ही लॉस्ट 21 kg इन 3 months। बिल्कुल पैशनेटली फॉलो किया उन्होंने, मतलब। सो उन्होंने कहा यार ये तो बढ़िया है। सो उन्होंने कहा कि मैं भाभी को बोलता हूँ, उनके पास भी बहुत पेशेंट है और उनके नर्सिंग होम में कोई वेट लॉस का तो सिस्टम था नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ये कुछ जो चीज़ें हैं, एक काम करो, ये वेट लॉस के पेशेंट ना इनको नंबर दे दो, ये लड़का जाएगा बता के आ जाएगा। तो मैं होम विज़िट करता था, तो मेरे पास अपनी बाइक होती थी, वहाँ से नर्सिंग होम से फ़ोन नंबर मिल जाता था, मैं उनके घर चला जाता था बताना, और अपना कॉन्सेप्ट उनको एजुकेट करता था। ठीक है। तो अब तो वहाँ बेसिकली आप एक डाइटिशियन की तरह काम करते हैं। एक डाइटिशियन की तरह, मैं फार्मासिस्ट था अब डाइटिशियन बन गया। अच्छा, अब क्योंकि मैं फार्मासिस्ट था तो मैं डाइटिक्स का बेसिक वो जो काम होता है कि सुबह भिंडी खानी, दोपहर में लौकी खानी, सब्जी खानी, मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं एजुकेट करता था कि इस टाइप का डाइट पैटर्न अगर आप बनाओगे तो आपके लिए हेल्दी होगा, वेट लॉस हो जाएगा। सो आई वाज नॉट राइटिंग द डाइट एग्जैक्टली, आई वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द डाइट। साइंस समझा रहे थे कि साइंस समझा रहा था। तो अब क्या होने लगा कि मैं जिस घर में जाता था समझाने के लिए, वो अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बुला लेते थे कि एक लड़का आता है, उससे कुछ भी पूछो सब बताता है। तो वहाँ से बहुत रेफरल मिलने लगे मुझे। मतलब ऐसा होता था कि मैं एक दिन में 125 किलो बाइक चलाता था, 125 किलोमीटर। तो इधर से फ़ोन आ गया तो हाँ जी अभी आ गया, इधर से दिल्ली से मेरठ से भी फ़ोन आ गया तो मैं मेरठ पहुँच गया बताने। तो आप क्या चार्ज कर रहे थे उसके लिए, कंसल्टेशन? तो, हाँ, मतलब 1000 रुपये में चार्ज करता था विजिट का। हाँ। और लोग वहाँ पे मतलब मैं उनको गाइड कर देता था। और कुछ मैंने टैबलेट वगैरह बनाई थी वेट लॉस की, लिपोलाइजर टैबलेट अभी भी बहुत फेमस है, अमेजोन पे बहुत बिकती है। तो वो टैबलेट मैं देता था उनको और डाइट प्लान बताता था। तो टैबलेट जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी कर देती थी उनकी। तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पूरी हो गई, डाइट उन्होंने घर में ले ली, उनका काम चल जाता था। तो ये यहाँ से मूवमेंट चलना शुरू हुआ। फिर मुझे एक कनेक्ट मिला हॉस्पिटल में कि भाई नोएडा में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे कनेक्ट मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई हम हॉस्पिटल में कुछ वेट लॉस का कुछ सिस्टम खोलना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे जाके वेट लॉस का एक क्लिनिक शुरू किया पार्टनरशिप बेसिस पे। ठीक है, तो वहाँ सेल अच्छी होने लगी। तो वहाँ पे ये समझ लो अराउंड 2 लाख के आसपास सेल होने लगी। तो महीने का 1 लाख मुझे मिल जाता था, 1 लाख हॉस्पिटल रख लेता था। अब समस्या क्या हुई कि वहाँ मेरा तो कोई सिस्टम था नहीं। तो वहाँ पे जो ट्रेन किया था जिसको मैंने डाइटिशियन को, तो उसने क्या काम किया, वो बोले हॉस्पिटल में यार तुम यहाँ बहुत पैसे दे रहे हो, तुम शाम को मेरे क्लिनिक पे आओ। और वहाँ यही बात बताएंगे हम लोग। हाँ, मतलब जो प्रैक्टिस होती है यूजुअली वो हो रही थी। हाँ, तो वो जो 2 लाख की सेल थी वो 20,000 पे आ गई। तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस वर्क्स विद सिस्टम। इफ देर इज नो सिस्टम देर इज नो बिजनेस। देयर इज नो बिजनेस, या सो आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ सिस्टम देयर। तो अब मुझे समझ में आया सिस्टम बनाना होता है, उससे बिजनेस बनता है, वरना तो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ, चलेगा नहीं। सिस्टम मेक्स बिजनेस। तो हाउ टू क्रिएट अ सिस्टम विच वर्क्स फॉर नेक्स्ट 100 years, दैट्स बिजनेस। ठीक है। तो एनीवे फिर मैंने क्या काम किया, फिर अपने क्लिनिक खोल लिए, 2-3 सेंटर क्रिएट कर लिए, कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया।
और उस टाइम पे जो मैं डाइट के पैटर्न बताता था तो उस प्रोडक्ट में कि भाई आपको जब हम कार्बोहाइड्रेट का लो कार्बोहाइड्रेट का पैटर्न सब समझाते थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यार अब रोटी चावल नहीं खाएं तो क्या खाएं, इनमें कार्बोहाइड्रेट है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ आटा बनाओ, वो आटा बनाओ जिसको हम खाएं। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अब मैंने अपना फार्मास्यूटिकल ब्रेन लगाया और मैंने कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट तो ऐसा है कि जिससे ब्लड शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। तो ऐसा आटा, ऐसा प्रोटीन पाउडर में बनाओ जिसकी रोटी बन जाए। मतलब दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट इन माय माइंड कि ऐसा प्रोटीन पाउडर जिसकी रोटी बनती हो। सो विद दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से था। तो मैंने अपना मास्टर्स ज्वाइन कर लिया डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में, और गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस होती थी वीकेंड पे। तो मैं क्लासेस करता था वहाँ पे एंड देयर आई लर्नड अबाउट द फूड। तो वहाँ से जो नॉलेज ली उससे मुझे प्रोडक्ट बनाने में बेनिफिट मिला, तो उससे मैंने फूड प्रोडक्ट बनाए। तो कितना टाइम लगा ये सारा R&D में सब कुछ करने में? ये 7-8 साल लग गए मुझे। That's crazy, that's huge. 7-8 साल तक बस आप R&D के प्रोसेस में हाँ, सब मतलब ये वही कर रहा था। शिद्दत है, जेन्युइन शिद्दत है। तो वो प्रोडक्ट बनाने लगा और 2012-13 के आसपास तक, मतलब जैसे 2005 में मैंने काम शुरू किया था, 2012 में आके 7 साल के बाद ऐसा हुआ कि बिजनेस थोड़ा ठीक करने लगा, कंसल्टेंसी थोड़ी चलने लगी और घर में कुछ पैसे आने लगे। तो इससे पहले तक कैसा था कि मतलब चल रहा था, बस गाड़ी चल रही है? हाँ, वाइफ वर्किंग थी ना मेरी, तो घर का खर्चा वहाँ से चल जाता था, है ना। तो इसलिए जो आ रहा था नहीं आ रहा था, इधर ही प्लस माइनस चल रहा था। तो बेसिकली वो ओवरनाइट सक्सेस का पीछे आपके 7-8 साल की मेहनत है। हाँ। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वी वर गुड विद वन इनकम। तो देन आई डिस्कस विद माय वाइफ कि चलो एक काम करते हैं, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। ठीक है कि अब जॉब छोड़ते हैं क्योंकि एक इनकम से घर चल पा रहा है। हाँ। तो उस टाइम पे बेटा भी पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ा सा सोचते रहे, तो उन्होंने क्या काम किया, मेरी वाइफ ने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, ये कंप्यूटर वाली चीज़ें सीखने लगे। और उस टाइम पे रॉबर्ट कियोसाकी आए थे अमेरिका से। हाँ। उनका प्रोग्राम हुआ था, सो वी अटेंडेड द प्रोग्राम। अच्छा, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने समझाया कि नेक्स्ट बूम इज़ डिजिटल इंटरनेट। तो वो मेरी भी समझ में आ रहा था कि भाई मैं 3 क्लिनिक रन कर रहा हूँ, अगर मुझे ये VLCC की तरह 300 क्लिनिक खोलने हैं तो मुझे लगा कि ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत है ना, मैनेज बहुत करना पड़ेगा। आई वांटेड समथिंग बेटर, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जो कम मैनेजमेंट में। हाँ। तो हमने कहा कि ये जो वेट लॉस के प्रोडक्ट हैं इनको डिजिटल लेके चलते हैं, रेदर देन क्लिनिक डिजिटल लेके जाए, प्रोडक्ट डिजिटल लेके चलते हैं, कंसल्टेंसी यहाँ से फ्री में दे देते हैं। ठीक है। तो उसी टाइम पे फिर अमेज़ॉन नया आया था। हाँ। तो हमने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट किए, एक ब्रांड मैनेजर पकड़ा, IIM कलकत्ता का पढ़ा हुआ आदमी था। हाँ। उसको पकड़ा कि भाई ब्रांडिंग कराओ कुछ, है, उसने हमारी ब्रांडिंग कराई। हमने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की, बढ़िया डिज़ाइनर पकड़ा, और जो हम वेट लॉस के प्रोडक्ट क्लिनिक में यूज़ करते थे वो प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन वेबसाइट पे डाले। और पहले महीने जो सेल थी वो पूरे 3 क्लिनिक से मिला के 2 गुना थी फर्स्ट मंथ। वो तो बहुत क्रेजी हो गया होगा, आगे लगे यार ये क्या हो रहा है। दैट वाज क्रेजी थिंग टू डू। तो अब हमें लगा दिस इज समथिंग, मतलब मुझे लगा कि अब ये भगवान का इशारा है कि बेटा इधर रास्ता है। आई बिलीव इन गॉड। मुझे लगता है कि जो भी रास्ता मिलता है वो भगवान रास्ता दिखाता है। अगर आज हम दोनों मिले हैं तो कुछ ना कुछ भगवान का है इधर। हाँ, ट्रू है ना। हो सकता है फ्यूचर में मिल के कुछ करें, पर कुछ ना कुछ है, भगवान ने मिलाया इधर। तो इतने में अमेज़ॉन से फ़ोन आया हमें, मतलब ई-कॉमर्स से, कि उन्होंने देखा कि ये जो बहुत से लोग पहला जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हमारा खरीदते हैं अमेज़ॉन पे। तो उनकी कुछ टीम उस टाइम पे बन रही थी कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप गाइड करो। सो दे सेलेक्टेड फ्यू कंपनीज इन इंडिया एंड वी वर वन अमंग देम। तो स्टार्टेड गाइडिंग अस। उन्होंने मैनेजर दिया हमें उनकी कंपनी की तरफ से, और उन्हें भाई ऐसा प्रोडक्ट करो, ऐसे करो, इस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च करो। वो चलने लगा। सो वी स्टार्टेड डूइंग वेल।
तो प्रोडक्ट बनाने का काम जो है हमने घर में छोटा सा शुरू कर दिया। वहीं चक्की लगा के वहीं पीस लेते थे, खुद ही पैक कर लेते थे और माल बेचना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद में सडनली ये कीटो डाइट का बूम आया। एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट कीटो कीटो कीटो। उस टाइम पे आप क्या बेच रहे थे अमेजोन पे? वेट लॉस के प्रोडक्ट। ठीक है। तो जैसे कीटो का बूम आया, वी वर द वन who were master of this low carbohydrate food products in the country. मतलब you can call me as a father of low carb food industry in India. इंडिया में उस टाइम पे बनते नहीं थे, so I was the one who started making them. तो अब कीटो डाइट का आया तो हमें फ़ोन आया, भैया कीटो डाइट क्रेजी हो रहा है, इसके प्रोडक्ट लॉन्च करो। किसने, कहाँ से आया फ़ोन? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मार्केट एक्सपेंड हो रहा है। दैट्स अ गुड थिंग ना, कि मतलब आपका वो कनेक्शन अच्छा बन गया। हाँ, कनेक्शन जिससे आपको एक विजन मिल गया कि यार ये नेक्स्ट चीज़ है। हाँ, तो उन्होंने गाइड किया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करो। हाँ, ये प्रोडक्ट लॉन्च करो, कीटो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम अब हमारे पास एक्सपर्टीज थे, महीने भर के अंदर कीटो लॉन्च कर दिया हमने। और जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, धड़ाधड़ जो है सेल बढ़ने लगे। हाँ, सो दैट वाज द बिग सक्सेस। बस छोटी सी यूनिट से बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ गई हमें, और वहाँ पे हमने सब अपना काम करना। फैक्ट्रीज गुड़गांव में ही है? हाँ, फैक्ट्री गुड़गांव में हमारी। तो काम अच्छा चलने लगा, काम अच्छा ग्रो कर गया। अब मतलब ऐसा लगने लगा कि पैसे की कमी नहीं होगी ज़िंदगी में। मतलब दिस वाज अ पॉइंट जो कीटो से आया था। हाँ, जब जो आपने शार्क टैंक में भी बताया कि पहले महीने इतनी करोड़, दूसरे महीने इतनी करोड़, तीसरे महीने इतनी करोड़। हाँ, तो अब यहाँ से नाउ थिंग कम्स द डिवाइन, कि मुझे लगा कि अब मतलब मैं क्या छोड़ के जाऊँगा इस दुनिया में। दैट वाज द मोमेंट कि अब मैं क्या करूँ। मतलब चलो पैसे वैसे आ जाएंगे, बिजनेस हो जाएगा, बच्चे पल जाएंगे। पहले तो यही डर था कि बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी कि नहीं जाएगी। तो बिजनेस ठीक करने लगा तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चलता रहेगा ज़िंदगी में, पैसे वैसे की कमी नहीं होगी। तो चलो ठीक है, वो काम वहाँ से चलने लगा। तो वहाँ पे अब अगेन मैं कहूँगा कि ये डिवाइन है कि यूएस से एक आदमी आया और वो उसने हमारे प्रोडक्ट खरीदे और डायबिटिक लोगों पे ट्राई किए खुद ही। ओके। और उसने देखा कि मार्केट में सबसे बढ़िया रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट का आता है। अच्छा, वो खुद रिसर्च कर रहे थे? खुद रिसर्च किया, अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदे और उसने देखा सबसे बढ़िया रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट से आता है। ठीक है। तो ही केम टू विजिट में। उसने कहा यार आप, जब वो मेरे पास आया तो ही डिस्कस्ड विद मी। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है, अच्छा प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट बढ़िया है, व्हाई डोंट यू एंटर इनटू फील्ड ऑफ डायबिटीज़। तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, तुम कर लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि वेट लॉस अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने करना शुरू किया एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग। मुझे लग रहा था कि ये कर लेगा, मैं इसको सपोर्ट कर दूंगा, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू मच। तो बस फिर मुझे लगा कि फिर जब मैंने एक बुक है द एल्केमिस्ट, पॉल कोएल्हो एक राइटर है, दैट इज़ द ओनली वन फिक्शन बुक जो मैंने लाइफ में पढ़ी है। ठीक है, एंड आई थिंक दैट चेंज्ड मी। क्या स्टोरी है? अच्छा, स्टोरी क्या है कि उसमें एक आदमी होता है, ठीक है, वो खजाना ढूंढना चाहता है। ठीक है। और वो अपना सब घर का सामान वामान जो भी था सब बेच के पैसे लेके और खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। ठीक है, तो वो जहाँ से जर्नी शुरू करता है, एक झोपड़ी टाइप की जगह, एक पेड़ के नीचे बैठ के जर्नी शुरू करता है और आगे बढ़ता है। तो आगे थोड़ा सा जाता है तो उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, फिर उसे पकड़ लेते हैं, बंधुआ मजदूर बना देते हैं। उसके घर के नीचे ही था। हाँ, तो ऐसा था। तो वो सारी दुनिया घूम के लास्ट में उसको पता लगता है कि जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी खजाना तो उधर ही था, उसका घर, जो भी था, मतलब है ना, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली अभी, तो वही था। सो ऐसा ही मुझे लगा कि जब मैं कॉलेज से निकला तो फील्ड में, डायबिटीज़ के फील्ड में गया पर्पसफुली। हो सकता है भगवान ने मुझे उस फील्ड में डाला, साइकिल। हाँ। और आज मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और मुझे पता था, क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत से लोग जो आते थे तो उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती थी, हमारा मेथड जो वेट लॉस के लिए फॉलो करते थे। तो बस मुझे लगा कि दिस इज़ डिवाइन और दिस इज़ द थिंग कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ दुनिया में तो डायबिटीज़ को क्या मैं भगा सकता हूँ। तो भगवान ने मुझे इसलिए पैदा किया कि बेटा तू जा डायबिटीज़ भगा। नाइस। तो लॉकडाउन लग गया फिर। तो अब घर में झाड़ू पोछा बर्तन यही काम रह गया। तो उस टाइम पे बैठे बैठे मैंने बुक लिखी, द न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज। दिखा दो आप कैमरे पे एक बार। सो ये किताब मैंने लिखी, द न्यू थ्योरी ऑफ डायबिटीज़।
तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, मैं ये आप भी समझिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि कितना सिंपल है। 1857 की जब क्रांति हुई है, ऐसे पकड़ते हैं, याद अच्छे से रहते हैं स्टोरी। हाँ, 1857 की जब क्रांति हुई तो पहली बार यूरिन में शुगर टेस्ट करने का मेथड आया। हाँ, कैमरे में देख के बोलो ये चीज़ आप। तो 1857 की जब क्रांति हुई तब यूरिन में शुगर को टेस्ट करने का मेथड डेवलप हुआ। हाँ जी। फिर उसके 50 साल बाद 1910 के आसपास के एरिया टाइम पे ब्लड में शुगर को नापने की टेक्निक आई। ठीक है, तब हमें पता चला ब्लड में शुगर है। पहले तो हम यूरिन में शुगर है तभी डायबिटीज़ मानते थे, ब्लड में शुगर नापने का टेक्निक नहीं था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में 1923 में इंसुलिन की डिस्कवरी हुई और ये बताया गया कि एक आदमी है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उसकी बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो, ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो हैंस प्रूव्ड कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। लेकिन उस समय इंसुलिन को नापने का कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं था। ओके। तो ये प्रूव कर दिया 1923 में कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। फिर इंसुलिन को नापने का टेक्निक डेवलप हुआ 1975 में, 50 साल के बाद। और 1975 में जो डायबिटिक पेशेंट थे, अब उनका इंसुलिन नापा कि देखो भाई इंसुलिन है कि नहीं। तो बिलीव मी 80-90% लोगों में इंसुलिन की कमी नहीं थी और वो इंसुलिन ले जा रहे थे। हाँ, और ऐसी गोलियां खा रहे थे जो इंसुलिन बढ़ा रहा था। तो 1975 में ये टेक्निक आई। तो फिर 1990 में जब ये हो गया, 1975 में तो आ गया कि भाई तो इंसुलिन की कमी नहीं, तो ये क्या लोचा हो रहा है भाई। तो 1990 में डॉक्टर जिराल्ड रिवन अमेरिका में एक पेपर पब्लिश किया और उन्होंने कहा भैया ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ओके। इंसुलिन की कमी नहीं है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण डायबिटीज़ हो रही है, वेट गेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो मेन प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और फिर ये बताया गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए रिवर्सेबल प्रोसेस। इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो सकती है, जो कि अब इससे पहले तक पता ही नहीं था। हाँ, तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो सकती है, इसका मतलब डायबिटीज़ खत्म हो सकती है, ब्लड प्रेशर परमानेंटली खत्म हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल परमानेंटली खत्म हो सकता है, आदमी परमानेंटली पतला रह सकता है अगर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर ले तो। और वो डाइट से भी हो सकता है। डाइट से हो सकता है, वेरी वेरी सिंपल। और ये आज तक नहीं पता लोगों को, इतने टाइम बाद, मतलब कि अभी तक नहीं। 1975 में, तो भाई 50 साल हो गए हैं उसको बात को भी। एग्जैक्टली, क्रेजी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट। तो इसके बारे में फिर धीरे धीरे लोग, क्योंकि अब साइंटिस्ट पीछे पड़ गए कि भाई कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा, तो लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 2012 में, देखो 2012 में अमेरिका में एक कंपनी है वर्टा हेल्थ करके, तो उन्होंने रिसर्च ट्रायल करने शुरू किए कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है डाइट चेंज करके। और वहाँ से उन्होंने कुछ लिटरेचर जमा किए, कुछ रिसर्च जमा की और ये बताया कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। तो फिर वहाँ से जब ये कॉन्सेप्ट आया, फिर हमने सीखा, कॉन्सेप्ट को पढ़ा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ और कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि भगवान ने ये सब मुझे इस फील्ड में डाला। मेरी वाइफ ने कहा कि वेट लॉस का कुछ पढ़ो, मैंने इंसुलिन पढ़ा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पढ़ा, मैंने ऐसी कंपनी में जॉब किया कि जो डायबिटीज़ के प्रोडक्ट बनाती थी, क्यों तो मुझे लगा दिस इज़ डिवाइन कि बेटा तेरा जन्म डायबिटीज़ भगाने के लिए हुआ है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब पैसा आए नहीं आए डजेंट मैटर, लेट मी एजुकेट अबाउट डायबिटीज़ टू द पीपल। और मैंने यूट्यूब पे डायबेक्सी चैनल शुरू किया लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताने के लिए, जो कि सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है डायबिटीज़ पे। यस, आज दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है डायबिटीज़ एजुकेशन के लिए। परफेक्ट। और बस वहाँ से लोग आते गए, लोग जुड़ते गए और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई एंड बस ऐसे बढ़ते गए और भगवान की कृपा रही। और आज हमने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है, तो 15 दिन में उसका इनॉग्रेशन है। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशंस। परफेक्ट, दैट्स पता, इतनी मोटिवेटिंग परफेक्शन के साथ ये स्टोरी बन रही है ना कि आई लाइक दैट, कि कैसे ये हुआ, फिर ये हुआ, इसका कनेक्शन इससे था, इसका कनेक्शन इससे था। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड मेरे को मेरा फेवरेट पॉडकास्ट होने वाला है ये। सो आई लव द स्टोरी। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये सारी जर्नी में आपको एज अ बिजनेस में क्या ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस हुए, कि यार मैं जहाँ पे फेल हो रहा हूँ। आपने डिप्रेशन वाला फेस तो पहले कवर कर दिया कि मैं स्टार्टिंग में हुआ था, और अब आगे के क्या प्लान्स हैं, व्हाट्स द फ्यूचर सारी चीज़ों का? जी,
देखिए, एक डायबिटीज़ का जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, ग्लोबली सब लोग परेशान हैं। और एक तो ये जो पुरानी थ्योरी ऑफ डायबिटीज़ है, इससे नई थ्योरी ऑफ डायबिटीज़ में जाने में मुझे लगता है 50 साल और लगेंगे। ओके। क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये जो सोशल चेंजेस हैं 50 साल लगता है, एनी सोशल चेंज। आप ये सोच लो कि आप दहेज प्रथा ख़त्म करना चाहते थे, सती प्रथा ख़त्म करना चाहते थे, आपने लॉ बना दिया सती प्रथा इलीगल है, पर क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं हुआ। सोशल चेंजेस आने में 50 साल लगते हैं। और मैं कहता हूँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ट्रू बिजनेस इज सोशल बिजनेस। ओके। अगर आप सोसाइटी का भला नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस बेकार है। मतलब अगर आपने सोसाइटी का भला नहीं किया तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ। तो पहला काम भला करना, उस भले के बदले में कुछ मिल जाए तो भगवान की कृपा है। एग्जैक्टली। और अगर आप भला काम करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ बुरा हो। तो मैंने हमेशा दिल से ये चाहा है कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, हर एक प्रोडक्ट ऐसा कि जो ब्लड शुगर ना बढ़ाए। तो ये मेरे दिल में बात रहती है कि मेरा हर एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो ब्लड शुगर को मिनिमम इन्फ्लुएंस करे। हाँ। और खाने में ठीक हो, टेस्टी हो, खाने में ठीक हो प्रोडक्ट। चाहे मैं कहूँ सबसे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है खाने में टेस्टी, सबसे बढ़िया नहीं, चाहे हम वो अचीव ना कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिवेशन है कि वो ब्लड शुगर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। बट डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है? देखिए, टेस्ट अगर आप मैनेज कर लें, जैसे कि टेस्ट इज़ वेरी इंडिविजुअल थिंग। हाँ। किसी को मिर्ची पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, हर एक का अपना टेस्ट सब्जेक्टिव है। हाँ, तो टेस्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो आप एक कैटेगरी के लिए टेस्ट डेवलप करेंगे, दूसरे वाले को अच्छा नहीं लगेगा। एंड जब आप फूड को फन समझते हैं, फूड इज़ फन, देन यू वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ टेस्ट। मैं फूड को हेल्थ समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उतना ही खाओ जितनी बॉडी को ज़रूरत है, फालतू क्यों खाओ? वाई टू वेस्ट योर मेटाबॉलिक एनर्जी? बिकॉज खाने के बाद जो बॉडी के अंदर होता है दैट इज़ वेरी पावरफुल। इट यूटिलाइजेज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। एग्जैक्टली। तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर फालतू चीज़ें आप खाओगे तो। हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो न्यूट्रिशन है उसके लिए आप खाओ, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं खाओ, मजे लेने के लिए नहीं खाओ। ये बॉडी है, यू नीड योर बॉडी, बॉडी इज योर व्हीकल फॉर योर लाइफ। अगर ये बॉडी नहीं रहा तो क्या जिंदगी रही? फिर तो कुछ भी जिंदगी नहीं रही। तो दिस इज द व्हीकल ऑन विच वी सर्वाइव। तो अगर ये व्हीकल ही खराब हो गया तो ये तो बेकार है फिर। तो मेरी सोच है कि खाना हेल्थ के लिए खाना है, टेस्ट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए खाना है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं खाना। इंजॉयमेंट के लिए और बहुत काम है ना। खाने से क्यों इंजॉयमेंट ले आदमी? एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, मतलब जोड़ दिया है लोगों ने। गेट दैट पॉइंट। बट आई फील कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी है बट बहुत मुश्किल टू अचीव है। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी की सिचुएशन में अगर मैं खुद को देखूँ और अपने सराउंडिंग्स में देखूँ तो वी गो फॉर जंक, वी गो फॉर ऐसी की जो टेस्टी हो। और ऑल्टरनेटिव भी जो हमें टेस्ट के, मतलब कि अगर हेल्दी है तो हमारे को टेस्टी है। सपोज हमें प्रोटीन शेक चाहिए तो वो चॉकलेट फ्लेवर होना चाहिए, है ना? तो उसी पे ब्रांड्स बिल्ड कर पाते हैं। बट अगर ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर आप, या तो आपको बहुत स्मार्टली इसको एजुकेट करना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा कि लोग शिफ्ट करें। बट ये वाली जर्नी ना आपने 10x मुश्किल कर दी, क्योंकि ये अभी तक बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं कर पाते कि उनको हेल्दी शिफ्ट कर रहे हैं। और सेकंड, आपको, मेरे को ऐसा लगता है टेस्ट डालना पड़ेगा अगर बहुत मासी लेके जाना है तो। नहीं तो आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो ऐसी होगी जो बिल्कुल शार्प फोकस होगी, या नहीं मेरे को सुधरना है, मेरे को जब बिल्कुल नीड आएगी या मैं पेशेंट बन रहा हूँ, डायबिटीज़ बहुत इंक्रीज हो रही है, मैं तब शिफ्ट करूँगा। तो मेरे को लगता है ये चैलेंजेस है जो मेरे को फील हुआ। हाँ, तो इस जैसे टेस्ट का पॉइंट, आई अंडरस्टैंड, टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि जो टेस्टी नहीं है खाने में वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मतलब उसको हम आपके पास हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, आप एक प्रोडक्ट ट्राई करके बताओ कैसा टेस्ट है, इफ यू कैन। अभी वुड यू लाइक टू? हाँ, डेफिनेटली। एक इसमें ब्रेकफास्ट बार होगा, वो निकालो आप एक। ओके। हाँ, ये बीच वाला जो डब्बा है ना, ये वाला, ये मैंने रस्क के रिप्लेसमेंट में बनाया था। ठीक है, मैं कैमरे में दिख रहा हूँ अच्छे से? हाँ, यस यस, ठीक है सर। ये प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे पास जी। तो आप ये वाला कह रहे हो आप? हाँ, ये वाला, यस।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप जब तक खोलिए मैं इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। हाँ जी। तो जब मैं क्लिनिक में लोगों को बताता था इसके बारे में कि आप ये डाइट में ये चीज़ें चेंज करें और सुबह रस्क ना खाएं, क्योंकि रस्क मैदे से बना होता है और मैदे का ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, ब्लड शुगर भी बढ़ाएगा, वजन भी बढ़ाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सुबह चाय के साथ में रस्क नहीं खाएं तो क्या खाएं। तो अब भाई क्या खाएं, तो मैंने कहा यार मैं ही कुछ बनाता हूँ। हाँ जी। तो मैंने ये कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जो रस्क का रिप्लेसमेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायबेक्सी ब्रेकफास्ट बार। ये रस्क का रिप्लेसमेंट है और इसका जो टेस्ट है वो अब वरुण आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट है देखने में। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मेरे को बिगाड़ लगेगा मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो आई कैन बी थोड़ा हार्श। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर दैट। मेरे को बायस होकर काम करना पसंद नहीं है। दांत से खोल लो, मेरे ख्याल से नहीं होता। खोल गया? स्मेल तो पूरी सेम है। हाँ। फ्रेगनेंस जो तो है इसका जो बेस है वो एलमंड फ्लावर बेस है। हम किसी भी प्रोडक्ट में मैदा, चीनी ये चीज़ें यूज़ नहीं करते क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा देती हैं। तो हमारा जनरली बेस एलमंड फ्लावर होता है। ओके। तो एलमंड फ्लावर होगा और उसमें वे प्रोटीन है, इसमें आप खाएंगे तो प्रोटीन परसेंटेज अच्छा होता है। कितना परसेंट होगा इसमें? प्रोटीन आप देखो मेरे ख्याल से 17-18% होगा प्रोटीन पूरे पैक में। हाँ, लेबल पर 100 ग्राम के हिसाब से होता है। हाँ, एक ट्राई करके देखो आप कैसा लग रहा है। लुक गुड, यमी तो लग रहा है। इसमें शुगर भी है आर्टिफिशियल जो आपने डाला। हाँ हाँ, वही जो पेट से निकल जाती है। गुड, अच्छा है। मैंने रस भी बहुत खाया। हाँ, 19-20 का फर्क लग रहा है, बहुत कम, पर अच्छा है, यम्मी है। लाइक आई कैन, मैं खा सकता हूँ पूरा ही। हाँ, तो मतलब कि जो टेस्ट है, जो टेस्ट की जो बात है कि ऐसा प्रोडक्ट की जो क्या टेस्टी नहीं बनेगा, है ना, तो वो मैं कहता हूँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट को टेस्टी बनाया जा सकता है और हेल्दी प्रोडक्ट भी टेस्टी बनाए जा सकते हैं। एक पैशनेट आदमी चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है, मतलब जेन्युइनली अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। थैंक यू। सो प्रोडक्ट अच्छे बनाए जा सकते हैं, लेकिन कौन है वो आदमी जो ये प्रोडक्ट खाएगा? तो जैसे हम कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में भी जैसे सक्सेस कितने लोगों को मिलती है? कम लोगों को मिलती है। ट्रू। कौन ऐसे लोग होंगे जो ज़िंदगी में बीमार ना पड़े? कम लोग होंगे। बहुत ही तो जो हेल्थ है, हाँ, वो एक अचीवमेंट है लाइफ में, और दैट इज़ नॉट फॉर कॉमन मैन। तो अगर आप डिसीज़ फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, यू रियली नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट। और इवेंचुअली सब चीज़ों के साथ अलाइन होता है। लाइक आई फील कि मैं दोपहर में अगर कुछ खा लेता हूँ ऐसा, तो मेरे से काम नहीं होता। हाँ। तो आई प्रेफर कि जब मेरे को पता है मेरे पीक ऑफ की, मतलब ये वाला वीक मेरा शेड्यूल्ड है बहुत बड़े लोगों के साथ, और मेरे को बिल्कुल अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे रहना, तो मैं अपना थोड़ा खाना मैनेज करता हूँ। कि जिससे मैं बाहर मोमोज ना खाऊँ, ज़्यादा ये ना करूँ, क्योंकि आई फील कि वो चीज़ होती है। और स्पेशली ये चीज़ जैसे आपने ऑल्टरनेटिव बताया, आई वांट कि मेरे पेरेंट्स ये खाएं सुबह चाय के साथ, कि वो ना खाएं कंपेरेटिवली। तो ऐसे ही जैसे डाइबेक्सी आटा हम बनाते हैं, तो डाइबेक्सी आटा भाई क्या, अब लोग क्या पूछते हैं, अच्छा ये आटा आटे जैसा ही है क्या? क्या इसकी रोटी बन जाती है ना? तो जब आप प्रोडक्ट देखेंगे तो मतलब ये समझ लीजिए कि मैं तो फार्मासिस्ट हूँ, मुझे टैबलेट कैप्सूल बनाने कॉलेज में सिखाए थे। ये बिस्किट बनाने के लिए मैंने 3 साल पढ़ाई की, ये बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके प्रोडक्ट बना। आटा बनाने के लिए मुझे 5 साल लगे, ऐसा आटा जिसकी रोटी बढ़िया बनती हो। तो ऐसा नहीं कि चुटकी में बन गया। एग्जैक्टली, R&D बहुत हुआ है इसके पीछे। तो रिसर्च करने के बाद में ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो सबको पसंद भी आए और जो बेनिफिट हम चाहते हैं वो बेनिफिट भी मिले। तो मतलब अब कितने लोग करेंगे? तो जो मोटिवेटेड है, जिसको अपनी चिंता है, वो यूज़ करेगा, और जिसको अपनी चिंता नहीं है वो नहीं करेगा। तो मेरा जो क्लियर है, मेरा कस्टमर कौन है? जो मोटिवेटेड आदमी है, डिसीज फ्री लाइफ जीना चाहता है, वो मेरे साथ आ जाए। डू यू थिंक प्राइस थोड़ा सा प्राइस आई फील थोड़े से प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अगर इसको कंट्रोल करा जा सकता है तो दैट कैन बी बहुत बढ़िया। प्राइस महंगा नहीं है। वो कैसे? जैसे कि आटा है, तो मान लो 500 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम आटा 50 रुपये का हो गया। हाँ। तो एक आदमी को दिन में सिर्फ 100 ग्राम ही आटा चाहिए होता है। तो अगर महीने भर में वो डाइबेक्सी आटा खाएगा तो 1500 रुपये का आटा खाएगा।
और अगर 1500 रुपये का आटा खा के जो डायबिटिक पर्सन है उसका जो खर्चा है 7-8 हज़ार रुपये महीने का है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का। हाँ, आई नो, मेरी फैमिली में ही है ना। तो अगर वो 1500, 2000, 2500 रुपये खर्च करके उसकी बीमारी ख़त्म भी हो रही हो, हाँ, और 7-8 हज़ार रुपये में से पैसे भी बच रहे हो, तो इज़ दैट एक्सपेंसिव। हाँ, एग्जैक्टली। वैसे अगर हम देखा जाए, मतलब जो अभी मेरे को रियलाइज हुआ आपकी बात से कि अगर हम इसको नॉर्मल आटे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें महंगा लग रहा है, बट इफ़ वी कैलकुलेट कि हम मेडिसिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ कंपेयर करें, देन इट इज़ फाइन, क्योंकि हम प्रोटीन में भी तो इतना पैसा लगाते हैं। हाँ, मतलब कोई भी आदमी जो 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है वो 1500-2000 रुपये तो अपने आटे पे खर्च कर ही सकता है यार, अपनी हेल्थ पे। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता कि ये महंगा किसी भी एंगल से। और दूसरा, सस्ता क्या होता है? सस्ता होता है अनाज, गेहूँ सस्ता, ज्वार, बाजरा, मक्का सस्ता, इन सब का ग्लाइसेमिक लोड हाई है। और महंगा क्या है? बादाम महंगे हैं, मूंगफली महंगी है ना, पीनट, एलमंड्स, ये सब चीज़ें महंगी है, ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते। तो कभी भी अगर आपको ऐसा फूड खाना है, आप और चीज़ें देखिए, स्टार्च, मैदा सस्ता है, हाँ, वे प्रोटीन महंगा है। हाँ, प्रोटीन एंड फैट आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज चीप। हाँ, तो जो चीज़ें फैट और प्रोटीन से बनेगी वो हमेशा कॉस्ट ज़्यादा होगी। कॉस्ट होगी। तो अगर आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, महंगा मिलेगा। हाँ, मैगी सस्ता मिलेगा 10 रुपये का है। 10 रुपये में आपको खीरे नहीं मिलने के, खीरा भी 50 रुपये किलो है। या तो जो हेल्दी चीज़ें हैं, आप सिलेक्शन बेहतर करो ना, पैसे तो मैनेज हो जाएंगे। एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, 1000 रुपये से कम का नहीं आता। मॉल में पिक्चर देखने चले जाओ, 2000 रुपये का तो खाना खा जाता है वहाँ पे पॉपकॉर्न। तो जो फूड है सिलेक्शन चेंज करते हैं, महंगा कुछ नहीं है, मतलब तो हमारा सिलेक्शन गड़बड़ है। एग्जैक्टली। और आई फील कि स्टार्ट देने के लिए अगर आप एक्चुअल में अपनी हेल्थ को करना चाहते हैं, बट यू फील कि थोड़ा डाइसी है, एकदम से स्विच नहीं कर सकते, तो आप 2 दिन ये खाओ, बाकी दिन वो खाओ, और धीरे धीरे इवेंचुअली आपको समझ आएगी चीज़। हाँ। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरे को ये बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, XYZ। तो आप एकदम से स्विच करने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में XYZ ब्रांड का आटा पड़ा और आप सोचोगे अब ये क्या वेस्ट कर दें और ये मंगवा लें। तो नहीं, उसको भी खाओ, इसको भी खाओ। यू कैन लुक एट इट कि कुछ सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सीखें कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो समझ की प्रॉब्लम है। तो पहले तो सीखें कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे, डायबेक्सी चैनल, तो वहाँ एजुकेशनल सीरीज़ है। तो एजुकेशनल सीरीज़ वो सीक्वेंस में है कि स्टेप 1, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ से शुरू किया कि जब 3000 साल पहले पहली बार पता चला डायबिटीज़ तो क्या था, तो वो सीक्वेंस में है। तो उसकी 10 एपिसोड आप देख लो, एजुकेशन 1 से 10 तक, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपकी कॉल है, आपको लेना नहीं करना, क्या करना वो आपकी इच्छा है। एक बार कॉन्सेप्ट समझो आप। एग्जैक्टली। तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे पहले समझो, क्योंकि मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा तो ऐसा लगेगा सेल्समैन हूँ यहाँ मैं बेच रहा हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि आई एम रिकमेंडिंग, क्योंकि मेरे को पसंद आया, वो मेरे को स्टोरी पसंद आई और मेरे को उसके पीछे की मेहनत पता लग रही है। हम दिन में 1000 लोगों से बातें कर रहे होते हैं, तो आई फील कि बंदा जब सामने होता है तो एक इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद आई फील दैट कि मेरे को सेंस समझ आती है इंसान के पीछे की, कि वो क्या है, वो एक्चुअल में क्या है, वो कितना, क्योंकि पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग आके बोलना नहीं चाहिए, बट पता लगता है कि ये फिशी बातें कर रहे हैं, ये थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एंड आई फील ओके, क्योंकि वो नहीं बता सकते कैमरे पे, सबका बिजनेस होता है। बट आई फील कि यहाँ पे मेरे को पसंद आया, मेरे को प्रोडक्ट पसंद आया, इसलिए मैंने तारीफ करी, मेरे को स्टोरी पसंद आई, तो आप देख रहे हो। और अगर आपको ये चीज़ सेंस बनाती है, आप जाके इनके यूट्यूब पे देख सकते हो, प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। बस इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा सेल्समैन नहीं। एंड बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट, 1 घंटे का हो चुका ऑलरेडी। तो एनीथिंग आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहोगे साइनिंग नोट पे? जी, लाइफ में आपका कोई भी गोल हो, लेकिन एक गोल आपका ज़रूर होना चाहिए, वो गुड हेल्थ का गोल। क्योंकि आपकी लाइफ आपकी बॉडी के साथ एग्जिस्ट करती है। अगर बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो गोल क्या करेगा फिर? तो आपकी लाइफ में कोई भी गोल हो, पहला गोल गुड हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो सारे गोल अचीव हो जाएंगे, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी गोल अचीव नहीं होगा। सो हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे खाना खाएं, तो ये आपको बहुत सक्सेस देगा लाइफ में, और आप अच्छा फील करेंगे। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे यही रहता है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एडॉन टॉक्स? मैंने सवाल से पूछे, जो भी आपका एक्सपीरियंस था और बता सकते हो आप, और गाली भी दे सकते हो इफ़ यू फील।
सो आज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत बढ़िया रहा। वरुण इज़ वेरी एनर्जेटिक यंग बॉय, क्योंकि जब मैं 12th से निकला तो मैं इतना स्मार्ट नहीं था जितना ये वरुण स्मार्ट है। सो आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम कि इतनी जल्दी एज में इतनी स्मार्टनेस कहाँ से आती है। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मेरी बेटी 11th क्लास में है, एंड आई वॉन्ट देम टू बी सो स्मार्ट कि भाई वो भी ऐसा कुछ सीखें यंग एज में। आई थिंक ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक। जो इस यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, नए नए वेंचर्स किए, ठीक है, फेलियर सक्सेस वो मिलता रहेगा, दैट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन स्टार्ट करना दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आई थिंक वरुण नो वेयर ही वॉन्ट्स टू गो, एंड आई एम श्योर ही विल अचीव दैट वॉट ही वॉन्ट्स टू अचीव इन लाइफ। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thanks for being on Adult Talks.